हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 इसके पूर्व में हमने आपको बताया कि द्रव्यों अर्थात मैटर्स जिसके अंतर्गत ठोस द्रव गैस आते हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है अध्ययन किया। ताप का प्रभाव ठोस पर, ताप का प्रभाव द्रव पर और ताप का प्रभाव गैस पर डिटेल से अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इन राशियों को, भौतिक राशियों को अंकित कर दिया है, क्योंकि जैसे हमने ताप बढ़ाया अर्थात ताप में परिवर्तन किया तो ठोस द्रव गैस में कुछ विशेष प्रॉपर्टीज पाई गई, जिसके अंतर्गत ठोस में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का अध्ययन किया। इसी प्रकार द्रव में ध्यान से देखा और फिर ये पाया कि उसमें लंबाई नहीं होती, उसका आयतन होता है, इसलिए उसमें केवल आयतन प्रसार गुणांक की चर्चा की। और इसी प्रकार से आभासी आयतन प्रसार गुणांक, वास्तविक आयतन प्रसार गुणांक द्रव का रेखीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नहीं होता। इसी तरह गैस में भी रेखीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक नहीं होता। क्योंकि अनियमित आकृति होने के कारण वो आयतन घेरती है। आयतन घेरने के कारण हमने द्रव में दो प्रकार के प्रसार पढ़ा, द्रव का वास्तविक प्रसार और आभासी प्रसार। और इसी प्रकार गैस में हमने देखा कि गैस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि भी होती है और दाब में भी वृद्धि होती है। तो फर्स्टली हमने देखा कि जब आयतन को स्थिर रखते हैं तो गैस का दाब प्रसार यानी दाब प्रसार गुणांक क्या है, और जब आयतन स्थिर रखते हैं तो दाब प्रसार गुणांक बढ़ते हैं, और जब दाब नियत कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो गैस के आयतन प्रसार गुणांक की चर्चा की। इतना स्टडी करने के बाद हमने देखा कि कुछ भौतिक राशियां हैं जो टेम्परेचर अर्थात इससे संबंधित है, इन पर डिपेंड करती हैं। आज उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बारी से फर्स्ट नंबर है विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट यह क्या होती है, तो इसके लिए आप दो चीज़ें ध्यान दे लीजिए कि किसी भी पदार्थ की ऊष्मा उस पदार्थ की मात्रा की समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक मात्रा होगी उसमें उतनी ही अधिक ऊष्मा होगी। और यदि उस पदार्थ में टेम्परेचर हम हाई करें, बढ़ाएं, तो भी उसमें ऊष्मा वृद्धि होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में ऊष्मा निम्न प्रकार निर्भर करती है। ऊष्मा को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए किसी पदार्थ की ऊष्मा Q जितना ज़्यादा उस पदार्थ की मात्रा होगी उसके समानुपाती होती है, और इसको हम 1 नंबर डाल लेते हैं। और यदि हम उस पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे यानी ताप में वृद्धि करेंगे तो भी उसकी ऊष्मा में वृद्धि होती है, क्योंकि तापमान वस्तु के ठंडे और गर्म का आभास करता है, लेकिन यदि ताप में वृद्धि करेंगे तो 100% ऊष्मा में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों का जब सम्मिलित रूप लिखते हैं, इन दोनों का जब सम्मिलित रूप बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की ऊष्मा उस पदार्थ की मात्रा और ताप में वृद्धि के मल्टीप्लाई के समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है। अब जब हम इस अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं, इस अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसको हम स्मॉल s यहाँ लिखते हैं, जहाँ स्मॉल s क्या कहेंगे, अनुक्रमानुपाती का साइन हटा है, इसलिए अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे, यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसी नियतांक को हम यहाँ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या निकल कर आया, Q/,
S इज इक्वल टू क्यू अपान एम डेल्टा टी। बस अब हम इससे डिफिनीशन भी अन्य प्रकार भी दे सकते हैं। आप वहाँ से भी दे सकते थे, आप यहाँ से भी दे सकते हैं। मोस्टली डिफिनीशन हमें सूत्र से ही बनाना पड़ता है फिजिक्स में। देखिए इससे कैसे डिफिनीशन निकल कर आएगी। हम कंडीशंस मान लेते हैं, यदि m यानी मात्रा पदार्थ की 1 किलोग्राम हो और हम उस पदार्थ में ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन करें, तो ध्यान से देखिए Q का मान क्या आएगा, सॉरी S का मान क्या आएगा, Q के बराबर। अतः डिफिनीशन बन गई। अतः क्या कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का 1 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यह बात को हम नोट कर लेते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु के 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इस प्रकार से हम इसके बारे में डिफिनीशन और सूत्र जान चुके हैं। अब आते हैं इसके मात्रक और बीमा में। तो देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं S का मात्रक। देखिए मात्रकों को हम सूत्र से ही निकालते हैं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए S इक्वल टू क्यू अपान एम डेल्टा टी है। m चूंकि ऊष्मा है, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा कार्य अर्थात इसकी यूनिट जूल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, जूल। और अपान में m मतलब द्रव्यमान किलोग्राम होता है यूनिट, किग्रा। और टेम्परेचर में वृद्धि है, आप सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या केल्विन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केल्विन लिख देते हैं, केल्विन। अर्थात मात्रक क्या हो जाएगा, जूल अपान किलोग्राम इंटू केल्विन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, J kg ऊपर पहुंचा देंगे। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसमें घात -1 लग जाएगी, कि केल्विन को भी ले जाएंगे तो इसमें भी घात 1 लग जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी बीमा की चर्चा करते हैं। तो बीमा कैसे निकालेंगे, वो भी सूत्र से। तो जैसे ही इसके सूत्र में देखते हैं तो ये क्या है, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा। लेकिन है ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का ही फॉर्म है और ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। अच्छा, इसलिए इसका मात्रक, इसकी बीमा कार्य यानी ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होगी, जो कि मात्रक बीमा होती mL2T-2। ये कार्य की बीमा, ऊष्मा की बीमा, ऊर्जा की बीमा होती, पूर्व में हम बता चुके। इसी तरह m किसकी बीमा है, m मास द्रव्यमान और डेल्टा T केल्विन। केल्विन लिख सकते हो या थीटा भी लिख सकते हो, हम यहाँ थीटा यूज करते हैं। m से m कैंसिल, तो m की बीमा 0 हो गई, l की बीमा 2, t की बीमा -2 और थीटा जब ऊपर जाएगा तो इसकी बीमा -1। इस प्रकार से हमने विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, मात्रक और बीमा जान लिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखिए मात्रक और बीमा हम अभी नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि मोलर विशिष्ट ऊष्मा में थोड़ा सा अंतर है विशिष्ट ऊष्मा से। देखिए हम आपको अंतर भी बता दे रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा में हम पदार्थ किलोग्राम में लेते हैं, लेकिन यदि उसी पदार्थ को हम मोलों की संख्या में व्यक्त करें तो वहाँ उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा नहीं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इस बात को आप लिख सकते हैं आसानी से
देखते हैं क्या बनेगी डिफिनीशन। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, C। अच्छा, इसमें भी वही रिलेशन आएगा, Q प्रोपोर्शनल। हाँ, वो द्रव्यमान था इसलिए m किलोग्राम लिया था, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, मोल्स है, मोलों की संख्या लेंगे, पदार्थ के इतने मोल्स है, और उसको हम यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कितना पदार्थ लिया, म्यू मोल, जिसकी संख्या म्यू मोल है। अच्छा, अर्थात पदार्थ को मोल में भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो भी ऊष्मा वृद्धि होती है, और जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो Q प्रोपोर्शनल म्यू डेल्टा T, और उसी प्रकार से यहाँ से कांस्टेंट हटता है और वो कांस्टेंट C आ जाता है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और यहाँ से आपको C क्या है, C क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा ये लिखा है, और यहाँ से C की वैल्यू निकालते हैं तो Q अपान क्या आ जाता है, म्यू डेल्टा T। इसको हम कहेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा, देखिए किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा डिफरेंट पदार्थ की अलग अलग होती है, लेकिन एक ही पदार्थ का छोटा सा भाग हो या बहुत सारा भाग हो, विशिष्ट ऊष्मा सेम रहती है। इसी तरह मोलर विशिष्ट ऊष्मा, डिफरेंट मैटर हैं, पदार्थ हैं, तो उनकी मोलर अर्थात विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग होगी। लोहे की अलग होगी, कांच की अलग होगी, अन्य मैटर्स की अलग होगी, लेकिन यदि कांच का छोटा सा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, विशिष्ट ऊष्मा सेम होगी। अच्छा, इसके मात्रक में चेंजमेंट थोड़ा सा होगा। इसके मात्रक में चेंजमेंट देखते हैं, C का मात्रक, तो चूंकि हमारा यहाँ म्यू मोल है, द्रव्यमान नहीं है, किलोग्राम नहीं है, तो यहाँ पर उसको हम किलोग्राम में ना करके मोल कर लेंगे, अर्थात हमारा मात्रक इसका भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं बीमा में क्या फर्क पड़ेगा। बीमा में मोल की बीमा मोल ही होती है, MOL मोल, मोल की बीमा मोल ही होती है। अतः यहाँ से देखो, यहाँ पर इसको भी कैसे लिख सकते हैं, मोल, ये लो मोल भी ऊपर पहुंच गया -1, और यहाँ पर क्या होगा, जूल की बीमा यही, अर्थात कार की बीमा यही, मोल की बीमा को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैंसिल नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पर मोल, इसको भी बड़े कोष्टक में, और आगे थीटा, और यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, ML2T -2, और फिर मोल -1 और थीटा -1। अच्छा, नेक्स्ट में हम आते हैं और देखते हैं कि ऊष्माधारिता क्या है। इसके पहले एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसको हम फाइंड कराते हैं। रिलेशन हमको C और S में निकालना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट। देखिए, अब हम देखते हैं कि हमको एक रिलेशन पढ़ना है। रिलेशन किसमें C और स्मॉल s, अर्थात मोलर विशिष्ट ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा में क्या रिलेशन आता है, तो बड़ी आसानी से निकल कर आता है, क्योंकि हम जानते हैं, यानी C और S में संबंध शॉर्टकट में हमने लिख दिया। आप समझ गए होंगे कि C क्या है, C है मोलर विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की, और S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है पदार्थ की। तो C और S में संबंध निकाल लेते हैं। तो बिनो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि C बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा, Q अपान म्यू डेल्टा T, इसको 1 नंबर डाल लो, और इसी तरह S बराबर हमने पढ़ा Q अपान M डेल्टा T। अच्छा, एक ही पदार्थ के लिए, चूंकि एक ही पदार्थ के लिए है ये दोनों, तो एक ही पदार्थ में ऊष्मा सेम कर लेते हैं। ऊष्मा की वैल्यू इससे निकालते हैं तो क्या आएगी ऊष्मा की वैल्यू, Q बराबर आएगा C म्यू डेल्टा T, और इससे भी ऊष्मा की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि पदार्थ सेम ही है, उसी पदार्थ पर दोनों कंडीशन है। अतः Q बराबर आ जाएगा S M डेल्टा T। चूंकि एक ही पदार्थ इसलिए ऊष्मा सेम रहेगी, इसको बराबर करेंगे, C म्यू डेल्टा T इज इक्वल टू S M डेल्टा T, और यहाँ से डेल्टा T कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा, C म्यू इज इक्वल टू S M, जहाँ पर C क्या है, पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, म्यू क्या है, पदार्थ मोल्स में अर्थात मोल्स में कितने मोल है पदार्थ के, इज इक्वल टू
पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और यहाँ है पदार्थ का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। अच्छा, यदि हम ध्यान से देखें तो ये भी रिलेशन ही है, लेकिन आपको मोल्स निकालना भी आना चाहिए कि मोल्स कैसे हम फाइंड करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा दी है तो हम उस पदार्थ को मोल्स में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में 2 मिनट में देखते हैं। देखिए मोल की संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास m द्रव्यमान का पदार्थ दिया है, m द्रव्यमान का पदार्थ दिया है। m द्रव्यमान का पदार्थ या K कर लो, यहाँ पे m द्रव्यमान के पदार्थ में मोलों की संख्या। मजा आ जाती है पढ़ने में। देखिए कैसे निकालते हैं। m द्रव्यमान के पदार्थ के में मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। आप उस पदार्थ का आपको सूत्र मालूम होगा, जैसे जल एक पदार्थ है H2O, हर एक पदार्थ का आपको सूत्र मालूम होगा। तो आपको यदि m ग्राम वो पदार्थ दिया है तो उस पदार्थ के में आप मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, सूत्र लिख लीजिए। यानी m द्रव्यमान वाले पदार्थ मोलों की संख्या इज इक्वल टू स्मॉल m अपान कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है पदार्थ का अणुभार। जैसे H2O एक पदार्थ है, इसमें आपको पता होगा, केमिस्ट्री क्लास में पढ़े होंगे कि H2O का अणुभार, किसी भी सूत्र का अणुभार यानी किसी भी पदार्थ का अणुभार कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा हम रिलेट कर देते हैं। जैसे हम जल ले लिए तो जल का H2O सूत्र होता है। आप H का परमाणु भार रखेंगे, कितने हैं 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। अच्छा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 16 होता है परमाणु भार, तो यहाँ पर 16 रख देंगे। एक O है इसलिए इसका परमाणु भार H2O यानी जल यदि m द्रव्यमान यदि जल का है तो जल का आपको अणुभार 18 प्राप्त होगा। तो यहाँ m क्या है, स्मॉल m है पदार्थ की मात्रा और कैपिटल M क्या है, पदार्थ का अणुभार। इस प्रकार से आप आसानी से मोल्स की संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यदि म्यू के स्थान पर यही रिलेशन जो अभी हमने निकाला कि मोल्स की संख्या, हमारे पास m द्रव्यमान का पदार्थ है तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि म्यू बराबर होता है स्मॉल m अपान कैपिटल M, तो म्यू का मान यहाँ रख दो स्मॉल m अपान कैपिटल M। इसलिए हम ये एक अन्य फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ से स्मॉल m चूंकि पदार्थ की मात्रा है, कैंसिल आउट हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर क्या आएगा m मल्टीप्लाई S। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू पदार्थ का अणुभार गुणा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अर्थात कह सकते हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू पदार्थ का अणुभार और गुणा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। इस प्रकार से ये रिलेशन भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लेक्चर हमारा बड़ा होता जा रहा है, आपको ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा के बारे में जानकारी देंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।